अब आपने क्या किया, इसे उठा के अपने सर पे रखा। तो यार ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे इसे उठा के अपने सर के ऊपर लेके आ रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में मेरे हाथ जा रहे, बुक भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उठा के जब सर के ऊपर रखोगे तो भी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव रखिए। टेबल पे पड़ी हुई बुक को सर पे उठाना या ऊपर उठाना, वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन। सर कुली वाला एग्जांपल, सर पे सामान रख के अब मैं आगे चल रहा हूं तो वर्क डन 0, लेकिन पहले मैंने सामान नीचे से ऊपर उठाया है तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क डन। ये पॉजिटिव वर्क डन। या पीछे जैसे कोई गाड़ी है उसे हम धक्का दे रहे हैं तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन। तो ये सारे एग्जांपल हैं पॉजिटिव वर्क डन के। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि F की डायरेक्शन ये है तो X की डायरेक्शन इसके अपोजिट, थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, और अगर एग्जैक्ट 180 भी हो जाता है तो भी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री क्या रहता है, -1, इसकी वैल्यू रहती है -1। तो लेस देन इक्वल टू आप ले सकते हो, क्योंकि अगर 90 की इक्वल लिया तो वैल्यू 0 रहती है, तो यहां से 90 से ज्यादा और 180 के बराबर या इससे कम, तो ये कंडीशन आती है अपने पास किसकी, नेगेटिव वर्क डन की। क्योंकि इन कंडीशंस में cos थीटा की वैल्यू क्या रहती है, इस एंगल के लिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ग्राफ कौन सी एक्सिस में जाएगा, तो 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा इसके लिए। अब इससे आगे अगर हम कुछ चीजें जानना चाहे ऋणात्मक के लिए, तो देखिए एग्जांपल देखिए। पहला है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है कि ऊपर की तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो उसकी जो गति होगी वो अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे मारकर को मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो इसकी जो गति होगी वो क्या रहेगी, ऊपर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन, नीचे की तरफ तो क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। दूसरा है अपने पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, घर्षण के विरुद्ध जो वर्क डन होगा, कार्य होगा, वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क डन। क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये हमने नेगेटिव वर्क डन के एग्जांपल देखे हैं। ग्राफ का मैंने बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, cos थीटा की वैल्यू ये रहेगी, एग्जांपल इस तरीके से। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन हमें समझना है, और जीरो वर्क डन के चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जीरो वर्क डन, शून्य कार्य। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है वो आप जान लीजिए। एफ एक्स कोस थीटा। अब W की वैल्यू अगर 0 आएगी तो इसमें केस क्या बनता है, इफ F इक्वल्स टू 0, फोर्स लगाएं लेकिन F इक्वल्स टू 0, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स F नेट की वैल्यू क्या हो, 0, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो। जैसे मेरे ऊपर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, मेरे ऊपर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, रिजल्टेंट कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। मैं मूव कर रहा हूं
लेकिन यूनिफॉर्म मोशन से मूव भी कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। जैसे मैं इधर जाने लग रहा था, एक मुझे इधर खींच रहा, मैं इधर जा रहा हूं, तो नेट जो फोर्स है अगर वो जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी कंडीशन, नो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, नो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन मूव करके वापस उसी कंडीशन पे आ गया, मूव करके वापस उसी कंडीशन पे आ गया, तो कोई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू जीरो, या तो f जीरो हो या x जीरो हो या दोनों जीरो हो। लेकिन अगर दोनों की भी वैल्यू है फिर भी वर्क डन जीरो कब हो सकता है, जब कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो। कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो भी वर्क डन क्या आएगा अपने पास, जीरो वर्क डन। तो ये तो मैंने इसकी कंडीशंस बताई, इन्हीं कंडीशंस की सहायता लेके इधर एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, तो आवर्त गति अपने पास क्या रहेगी, पीरियोडिक मोशन अपने पास क्या रहेगा, वो एक बार जान लेते हैं। ऐसा मोशन जो रिपीट करता है, रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल, रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के बाद वही चीजें रिपीट करें तो पीरियोडिक मोशन। और अगर वही मूव करके आ गया, जैसे आप पेंडुलम को देखो, अब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन B है, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन A है, और ये इसकी मीन पोजीशन C है। एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फिर से ज्यादा। अब ये पहले इधर जाएगा, इधर पहुंचा, वापिस, तो इसकी जो गति होती है उसे हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। और SHM इस तरीके से मूव कर रहा, तो जहां से चला था वही वापस आ गया, तो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। तो इसका जब ये A के ऊपर पहुंचेगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो पीरियोडिक मोशन में, आवर्त गति में डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट, परिणामिक विस्थापन, नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मान के चलना है क्या, जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। मेरे हिसाब से पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट क्लियर होगा उधर वाले कंसेप्ट में। अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास बन रहा कंसेप्ट, दूसरा क्या बन रहा है, सर्कुलर मोशन। इसका बी पार्ट या दूसरा पार्ट हम लिखे सर्कुलर मोशन, इसे बी पार्ट, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कुछ इस तरीके से रहेगी अपने पास। अब यहां से ये केंद्र है, ये केंद्र है अपने पास। अब केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और जिसका मान किसके बराबर रहेगा, मास वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये जो रेडियस r है, ये वाले रेडियस r, यहां से यहां तक रेडियस r। अब उसके बाद बल की दिशा तो अपने पास क्या आ गई, फोर्स की डायरेक्शन तो इधर आ रही है अपने पास, ये फोर्स की डायरेक्शन है। लेकिन इसके मोशन निकालने के लिए हम इसमें टेंजेंट डालते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो इधर से इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, या तो ये रहेगी या फिर नीचे की तरफ। दोनों केस में आप देख रहे हो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है।
दोनों केस में एंगल कितना बनना चाहिए, ऊपर जाए चाहिए नीचे जाए, दोनों केस में एंगल 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान कितना रहता है, 0। अब यहां देखो फोर्स भी लग रहा है, ये मूव भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वर्क डन क्या है, 0 है। तो सर्कुलर मोशन में ऑलवेज वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0 वर्क डन। ये था 0 वर्क डन की दूसरी कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देख लिया है कोस थीटा की वजह से, हमने देख लिया है नो डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं 0 वर्क डन पे। जैसे आप कुली का एग्जांपल पढ़ते हुए आए हो अब तक, अब ध्यान से देखिए वेट की डेफिनेशन क्या होती है, यहां मैं एक बार लिख देता हूं। वेट इज डिफाइंड एज, वेट को हिंदी में बोला जाता है भार या वजन। वेट इज डिफाइंड एज, भार क्या है, वेट इज डिफाइंड एज क्या, फोर्स ऑन सरफेस, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मास, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मास, सतह के ऊपर मास के कारण किया गया कार्य, द्रव्यमान के कारण सॉरी लगाया गया बल। तो यहां देखो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा कि सरफेस के ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो सरफेस के ऊपर फोर्स है और वेट किसके कारण, ग्रेविटी के कारण होता है, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर है ma। त्वरण की दिशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम डायरेक्शन। तो यहां से हम देखते हैं कि W किसके बराबर है, mg। तो जो g की डायरेक्शन होगी वही किसकी, W की डायरेक्शन होगी। और वेट की डायरेक्शन किधर रहती है, नीचे की तरफ। तो इसका जो फोर्स है वो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये इसका वेट है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये अगर इधर जाएगा तो भी वर्क डन 0, इधर जाएगा तो भी वर्क डन 0, यानी कि हम अगर ऐसे चल रहे हैं तो वर्क डन क्या है, 0। नेक्स्ट केस देखो, अगर इसके सर के ऊपर सामान है, कोई बॉक्स रखा हुआ है इसके सर के ऊपर, अब इस बॉक्स का वेट भी किधर जाएगा, नीचे की ओर। तो अब जो चीजें यहां थी, अब इन चीजों को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ा के कहां से बता दें, अब ये चीजें जो यहां से थी वो आगे देखिए कहां से कहां तक हो गई, ये चीज। अब इसका जो वेट है यहां से लेके यहां तक सारा वेट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, सारा वेट नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर सारा वेट नीचे की तरफ जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, ये, क्योंकि वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स। अब ये सामान उठा के इधर जाएगा तो भी एंगल इधर से भी 90, या फिर इधर से लेंगे तो भी 90। ये अगर इधर जाएगा तो भी एंगल 90 डिग्री, और इधर जाएगा तो भी एंगल 90 डिग्री। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कोस 90 डिग्री होने के कारण यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वर्क डन इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वर्क डन इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वर्क डन इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये संरक्षित प्रवृत्ति का होता है। वर्क डन इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए, हम वर्क डन इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है, कार्य का संरक्षित होने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तय किए गए रास्ते के ऊपर ही निर्भर नहीं करता।
तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इनिशियल यानी कि आरंभिक एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये इसके आरंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन से हमें क्या मिलेगा? हमें विस्थापन मिलेगा। ये दूरी पे नहीं, ये विस्थापन पे आधारित होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पे आधारित होता है। देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ए यहां पे था, ऑब्जेक्ट बी, ये ए इस पोजीशन पे आ गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। ये इसकी इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन। अब ये अगर इधर से गया है रास्ता फर्स्ट, ये हो सकता है इधर से गया है रास्ता सेकंड, और हो सकता है इधर से गया है तो रास्ता थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों रास्ते हमने देख लिए हैं। तो अगर इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन रास्ते अपने पास, तो वर्क डन बाय फर्स्ट बराबर होगा वर्क डन बाय द वे सेकंड, और बराबर होगा वर्क डन बाय द वे रास्ता थर्ड। इन तीनों का जो वर्क डन होगा, कुल किया गया कार्य क्या होगा? बराबर होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ते पे तो डिपेंड करता ही नहीं। अब चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इस तरीके से घूमता हुआ आए, इस तरीके से, तो भी वर्क डन उतना ही रहेगा जितना ये है। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहता है? एक स्ट्रेट लाइन रहती है। शॉर्टेस्ट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज कंजर्वेटिव इन नेचर है। अब यहां से हम वर्क डन निकालेंगे और इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम वर्क डन की डेफिनेशन या वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे ये हिल है जिसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं 100 मीटर है। यहां पे कोई व्यक्ति है, इसके अंदर मास मैं मान लेता हूं कि 50 केजी है। तो जब ये व्यक्ति पोजीशन ए से जाके पोजीशन बी के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पोजीशन ए से जाके पोजीशन बी पे पहुंच गया तो किया गया कार्य क्या होगा? कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या देखो, फोर्स क्या काम करेगा? क्या कोई और रस्सा है खींचने वाला? नहीं सर। फोर्स क्या काम करेगा? तो फोर्स क्या रहेगा? इसका वेट। यहां पे फोर्स किसके बराबर है? इसके वेट के बराबर है। और वो किसके बराबर रहेगी? mg, इसका मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसे आप 9.8 लेना चाहते हो वो ले सकते हो, और जिसे आप 10 लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब इसे आगे देखते हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस रास्ते से जाए, चाहिए इस रास्ते से जाए, हमें तो यहां पहुंचाना है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? इसकी h के बराबर। तो यहां वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? mgh, यानी कि मास कितना? 50, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में आप 10 ले सकते हो, और हाइट कितना? 100। इतने जूल कार्य करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? mgh पहाड़ी पे चढ़ने के लिए किया गया कार्य। इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए किया गया कार्य निकालना, तो W इज इक्वल टू mgh। अब इससे आगे देखो, आपसे कहता है कि ये सीढ़ियां हैं इस तरीके से, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई मान लेता हूं मैं 1 मीटर है। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मान लेता हूं 1 मीटर है। और 200 सीढ़ी हमने चढ़ी है, 200 स्टेयर्स। 200 सीढ़ी हम चढ़ के किसी हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर पहुंच गए मान लेते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यदि हमारा मास 60 केजी है, अगर हमारा मास 60 केजी है और गिवन दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हमें काउंट करना है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट कितनी हुई? एक सीढ़ी की 1 मीटर, तो टोटल हाइट यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 200
इंटू 1 इक्वल्स टू 200 मीटर। एच आ गया। और वेट किसके बराबर आएगा? वेट 60 इंटू 10। तो वर्क डन निकालोगे तो किसके बराबर? एम जी और टोटल हाइट क्या होगा अपने पास? 60 10 200। तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल इतने जूल वर्क होगा। तो मेरे हिसाब से सीडी वाला केस या पार्टी वाला केस आपने निकाल लिया होगा। और दोनों के केस में जो वर्क डन आएगा, चाहे सीडी का केस हो, चाहिए अपने पास वर्क डन टू मूव ऑन ए हिल। क्योंकि यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्स डायरेक्शन में गति है, साथ साथ वाई डायरेक्शन में गति है, तो रिजल्टेंट जो अपने पास रहेगा जेड √y² प्लस x²। ये रिजल्टेंट मोशन की डायरेक्शन इस तरीके से है। और फोर्स की डायरेक्शन भी इसके साथ एंगल लेस देन 90 बनाएगा। तो वर्क डन इस केस में और इस केस में क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क डन रहेगा। पहाड़ी पे चढ़ते टाइम, और क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ते टाइम हम अपना जो वेट होता है उसे आगे की ओर ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा झुकाव लेके हम चढ़ते हैं। तो दोनों केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। कितना होगा? mgh निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन। एक बिल्डिंग है अपने पास जिसकी ऊंचाई है 40 मीटर। एक बिल्डिंग है अपने पास जिसकी ऊंचाई है 40 मीटर। यहां से एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया है। किस चाल से? 20 मीटर प्रति सेकंड।